डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटी में क्वेश्चन का जो 10-10 का सेट है उसी कड़ी में 3-4 हो चुका है और उसी का अगला कड़ी है जिसमें जो है तो क्वेश्चन है ही आपका किया हुआ। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा, माने कब नहीं होगा, यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो, ऐसा नहीं है। हो गया। काम चलाऊ हो, काम चलाऊ मीन्स केयर टेकर। राज्य विधानमंडल के निचले सदन में बहुमत सिद्ध न किया हो, सब नहीं, ये राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो इसका मतलब समझते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन में इसका जिसको कहता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, जब पढ़िएगा प्रेसिडेंट तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसी को इंग्लिश में ये कहता है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो शॉर्ट में लिखना नहीं है तो आएगा तो हम पढ़ेंगे ही कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य क्या लिखेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा जो कहता है कि राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर का दो भाग होता है, एक जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था होती है और जहाँ एक सदनीय होता है। जहाँ एक सदनीय होती है वहाँ पर क्या होता है, राज्य विधानसभा होता है। और जहाँ द्विसदनीय होती है जैसे बिहार है, यूपी है, तो वहाँ पर जिसको लोअर हाउस कहते हैं विधान, जैसे एमएलए और एमएलसी, ये सारा कुछ बोल दिए हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के निचले सदस्य के सदस्य, यानी शॉर्ट में समझिए ना, जो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का था वो भाग लेते, एमएलसी भाग नहीं लेते। तो एमएलसी किसके होते हैं, जो अपर हाउस के होते हैं, जिसको विधान परिषद कहते हैं। और न बेहतर समझने के लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री। पिछले चुनाव में जब तो तेजस्वी रहते हैं विरोध में ही, कि एक बार बीच में हो गए साथ 2015 के चुनाव में, तो बार बार चुनौती देते हैं कि कभी चुनाव लड़ के दिखावे। चुनाव जहाँ से लड़ेंगे तो राजनीतिक चीज़ है, उसमें हमको न कुछ बोलना है ना हम लोग को इससे इंटरेस्ट है। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं से 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। अभी जो 14 के जो परिणाम हुआ है, तो एमएलए कभी नहीं, चुनाव जनता के प्रतिनिधि कभी नहीं, वो अपर हाउस के सदस्य रहते हैं जब रहते हैं। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ऐसे समझ ले बेहतर एग्जाम्पल के लिए। तो कहता राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य विधानमंडल के निचले सदन के सदस्य यानी एमएलए। एमपी हो गया, एमपी क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट के, और एमएलए। और एक चीज और भी है, ये यूटी में मतलब दिल्ली एंड पांडिचेरी, यहाँ भी विधानसभा है, सब आप जानते हैं। तो जब पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव तो एक साथ हम पीछे आगे का चीज बोल देते हैं, आगे पढ़िया, सब कहीं से क्वेश्चन ही, तो सीधे क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन आएगा तो यही सब आएगा, क्या आएगा, ये तो सब जगह से कर रहे हैं। जब आएगा तो सब अपने पहले बोलिएगा। तो यही कह दिए ये मतदान के लिए राज्य विधानमंडल में उच्च सदन मतलब राज्य विधान परिषद का सदस्य होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग, वही से रिलेटेड तो है, तो ये बड़ा कॉमन को राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है।
हो गया, सही है। महाभियोग की प्रक्रिया में सदन के दोनों सदनों में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। असत पूछ रहा है, ठीक है। नहीं, इसमें ये गलत होगा। राज्य विधानमंडल के अलावा दिल्ली पार्टी, यही तो आपने कह दिए, सही है। राष्ट्र के चुनाव में संसद के दोनों सदन के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। हो गया, ये सही है। ये गलत है। तो ये गलत क्या, देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं केवल चुनाव में, लेकिन जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, महाभियोग कोई सदन में भी पेश किया जा सकता है, तो इसमें निर्वाचित, इसमें गलत क्यों है कि केवल निर्वाचित लिख दिया। इसमें होना क्या चाहिए, तथा मनोनीत सदस्य भी। इसका मतलब समझे, राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के, माने लोकसभा, राज्यसभा, मतलब निचली सदन, ऊपरी सदन, अस्थाई, सब तो बोलिए रहे हैं आपको, तो उसमें निर्वाचित सदस्य केवल भाग लेते हैं। लेकिन जब इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत लगा जाता, तो नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते। क्या कह रहा, असत्य। तो यहाँ केवल ये न रहता निर्वाचित, तब ये होता। ये सब सही है, ये आपका गलत है। सब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, रटने वाला सब तो है नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100, यही तो आप रटते हैं, जो आपको जरूरत, हम तो ऊपरे क्वेश्चन में लिख दिए हैं। के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनोखी विधायी प्रक्रिया अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। कौन सा कथन फिर गलत है। अगर सही पूछ तो परेशानी होता, हमको बताना है एक क्वेश्चन में अधिक से अधिक। तो कहता है, यदि राष्ट्रपति को ऐसा पद विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, फिर सरकार आकस्मिक परिस्थिति आ गई है, तो ऐसे अध्यादेश जारी करेगा। संसद के दोनों सदनों या फिर एक सदन सत्र में न हो, कोई न हो, तो उस समय भी ऑर्डिनेंस जारी करता है। फिर कहता है कि अध्यादेश की अधिकतम 6 महीने तक हो सकता है, यानी संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों में भी खत्म हो जाती है। और जो अध्यादेश के तहत जो कानून बनाया जाता है, ठीक उसी समान वह महत्ता रखता है जिस प्रकार से संसद द्वारा मतलब कानून बनाया जाता है। लेकिन वही है, जब सत्र में आता है और उसको रेटिफाई मंजूरी नहीं मिलती तो अपने कोलैप्स हो जाता है, वही लिखा हुआ है। अब फिर कहता है, इतना अटपटंग चीज है, तो ये सब तो आपका सही, एक गलत पूछ रहा है। गलत कौन है, ये सब से राष्ट्रपति संघ तथा समवर्ती सूची से विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राज्य सूची में नहीं। ये थोड़ा माइन्यूट चीज है, राज्य सूची पर नहीं। राज्य सूची पर भी वो करेगा कब, जब आर्टिकल 352 के तहत अगर इमरजेंसी लागू किया गया हो, उस समय भी वो कर सकता है। ये बहुत माइन्यूट चीज है, बिगनिंग के लिए थोड़ा था नहीं, तो उस समय भी वो कर सकता है। या फिर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ उस राज्य में, एक और भी कर देते हैं आर्टिकल के। इसके तहत ये होता है, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं इसको, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन तो कॉमन शब्द है, संविधान में इसको कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। माने अगर कोई संवैधानिक गतिरोध पैदा हो जाता है, तो उस स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन इम्पोज। लेकिन वो तो व्यवहारिक कुछ है नहीं, वो तो हमारा संविधान का तो व्यवहारिक क्या होता है न, तो इस पर चर्चा तो हम लोग के बस की बाहर है। पढ़ सकते हैं आप, समझ सकते हैं, लेकिन नियंत्रण तो हमारे आपके बस का चीज़ है नहीं। तो उस स्थिति में ही करता है। राष्ट्र सूची पर भी अगर इस हो या ये हो, तो थोड़ा माइन्यूट चीज़ है। अभी शुरू में ऐसा क्वेश्चन हमको कर दिए हैं, बहुत लोग पढ़े हुए हैं, ऐसी बात है नहीं। अध्यादेश का प्रावधान कहाँ से लिया गया, बस ये तो कुछ है नहीं, तो रटने का चीज़ है। अध्यादेश क्या होता है पढ़ा दिए किससे, 1935 से। और एक और भी चीज़ जान लीजिए, से रिलेटेड बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भारत के संविधान पर अनेक शब्द, 60 संविधान का अध्ययन करके इसमें डाला गया, किसमें क्या क्या है सो तो चर्चा
जहाँ तहाँ मिल ही रहा है। फिर जब आएगा चैप्टर तो उसमें हम लोग करेंगे, जो थॉरो स्टडी या फाउंडेशन कोर्स में आप लोग जुड़ते हैं तो क्वेश्चन तो है ही, लेकिन क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन है या बर्निंग क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान में सबसे अधिक किसका प्रभाव है, तो 1935 का है। समझे, सब देशों से लिया है, किससे क्या लिया है वो तो आ ही रहा है, तो ये ख्याल रखेंगे। इसी से ऑर्डिनेंस की बात होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के राष्ट्रपति को संघीय सैन्य न्यायालय मृत्युदंड देने का, बस इसमें भी अगला क्वेश्चन होगा जो क्षमा में क्या क्या होता है। तो क्षमा में तो पार्डन जिसको इंग्लिश बोलते हैं, ये पढ़ा चुके हैं आप, देखिएगा अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के, समकालीन राष्ट्रपति के सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द कंटेम्प्रेरी प्रेसिडेंट, ये कहता है। ये 75 कहता है द पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंटेम्प्रेरी प्रेसिडेंट, माने राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे। जब जाएगा तो 75(1) में क्या है, 75(2) में क्या है, 75(3) में क्या है, 75(4) में 5 तक है, तो उतना भी डीप जाने के लिए प्योर जिनको कमीशन देना रहता है यूपीएससी वगैरह उसके लिए है, तो जीएस के लिए इतना काफ़ी है। अब 72 में तो क्वेश्चन पूछ रहा है, 74 में यही होगा कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, किसको नियुक्ति करेंगे, जिसका मेजोरिटी होगा उस सदन में। 76 में आप लोग जानते हैं अटॉर्नी जनरल, सब हम दोहराते चलते हैं, दोहराते एक तो शायद नहीं आया है, आएगा तो पढ़ना तो, लेकिन ये केवल ABC करना मेरा उद्देश्य नहीं। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त क्षमादान के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, वही तो जो वहाँ किए हैं वो क्या क्या है उसमें सब आप देखिए। लघुकरण, इंग्लिश भी लिख दिए, दिक्कत होगा। सजा की प्रकृति को बदल देना, सजा की प्रति, किसी को सेंटेंस, जिसको फांसी की सजा है, जिसको आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट बोलता है इंग्लिश में उसको, कि किसी को अगर फांसी, मृत्यु की सजा सुना दी गई है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो वो राष्ट्रपति अगर उनको ये होगा तो क्या करते हैं, सजा की प्रकृति बदल देना, फांसी न देके हम आजीवन कारावास, जीवन भर जेल में रहिए, ये कहता है, जिसको लघुकरण। फिर कहता है कि दंड की प्रकृति बदले बिना सजा की अवधि को कम कर दे। 5 वर्ष के सजा को क्या है, जो दंड है सो वैसे 5 वर्ष को 3 वर्ष में, 2 वर्ष में बदल दिए, 2 वर्ष वाला को 1 वर्ष में कर दिए। फिर कहता है विशेष परिस्थिति की वजह से ड्यू टू फिजियोलॉजिकल सजा को कम करना। ऐसे कोई ऐसी महिला है जो अभियुक्त हो गई है, वो गर्भावस्था में है, तो एक आप पढ़ चुके हैं ना, अनुच्छेद 20 में पढ़ के आ चुके, हम क्वेश्चन कर भी पढ़े तो हम लोग नहीं है, मैंने क्वेश्चन ऐसा कर दिए से एक गलती के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता है। तो मदर गलती की है, वो जो गर्भावस्था से बच्चे को कैसे आप दे सकते हैं, तो वही कहता फिजियोलॉजिकल कंडीशन, या फिर कोई ऐसा जो है अपाहिज हो गया है, कुछ है, बहुत सारा ऐसा केस मिलता है देश के जेल में जो सजा काट रहा है अंदर अंदर उसको है, तो उसको एक विशेष वजह से कम कर देना, समझ रहे हैं, तो सजा को कम कर दे, सजा की अवधि को, सजा के नेचर को नहीं बदले हुए कर देना। अब पूर्णतः माफ करना नहीं, यही गलत है। पूर्णतः माफ करना जो होता है, जिसको पार्डन कहते हैं, समझे, पूर्णतः माफ करना होता तो ये पार्डन लिखते हैं। पार्डन जैसी होता है, इसका मतलब इसका स्पष्ट हो जाता है कि आप कोई गलती किए ही नहीं है, समझे, कोई गलती किए ही नहीं है। तो इसमें यही एक आपका गलत था। रेप्राइव का मतलब होता है, मतलब कम कर देना या नेचर बदल देना, लेकिन पार्डन का मतलब ये हो। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा असत्य करके अधिक से अधिक बताना है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद में हो गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है।
जहां संसद के निर्वाचित एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचित में जहां संसद के निर्वाचित और मनोज दोनों भाग लेते हैं, विधानसभा के नहीं। अब ये कम अंतर समझ लीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला कंडीशन लिख दिए हैं। दूसरा, राज्य विधानमंडल के निचले सदन का निर्वाचित सदस्य, निचले सदन निर्वाचित ही होते हैं, जिसको एमएलए बोलते हैं। तो जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे बिहार, यूपी और सारे जो राज्य है, कितने जगह कहाँ क्या है, कितना सीट है, वो बाद की बात है। तो जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाई कैमरल सिस्टम है, जहाँ एक सदनीय केवल राज्य विधानसभा है, और जहाँ द्विसदनीय वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। जैसे बिहार है, यूपी है, तो विधानसभा को निचले सदन और विधान परिषद को उस सदन, जिसको अस्थाई बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। हो गया। और राज्य विधानमंडल के निचले सदन यानी एमएलए भाग लेते हैं, एमएलसी भाग नहीं लेते। हो गया। लेकिन महाभियोग लगाना होता है तो उसमें मनोनीत, अभी पिछले क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ क्या कह रहा है, संसद के निर्वाचित मतलब दोनों, लेकिन एमएलए भाग नहीं लेते हैं। बड़ा माइन्यूट चीज है, उसमें एमएलए भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। अब इसमें है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत भाग लेते हैं, लेकिन एमएलए भाग नहीं लेते हैं। हो गया। और उपराष्ट्र सही है, ये गलत है। गलत कैसे है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी आवश्यकता हो। महाभियोग शब्द जो है केवल राष्ट्रपति के लिए, ये तो बड़ा एक क्या कहेंगे माइन्यूट चीज कहे इसको। पूरा संविधान में बहुत ही सब विवाद भी हो जाता है कि महाभियोग शब्द जो है केवल हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए, लेकिन महाभियोग इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब जस्टिस को भी हटाते हैं, समझे, उपराष्ट्रपति को भी हटाते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं। महाभियोग शब्द के लिए एक ही केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। ये तो थोड़ा और पढ़ेंगे, चाहे पढ़ेंगे क्या, हम तो बोल दिए हैं। जो महाभियोग शब्द जो है केवल राष्ट्रपति के लिए, महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने का, अभी तक भारत में महाभियोग किसी पर लगा नहीं है, ये भी अच्छी बात है। तो जो प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को हटाया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं, वो प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग शब्द नहीं। तो यहाँ वही पर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति हटा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है नहीं, समझे। तो ये बहुत थोड़ा माइन्यूट चीज है, थोड़ा आगे का सेट है, इसलिए आ गया है ऐसा क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने आहूत करने के समय कौन सा कदम फिर असत है? तो क्या है, ये तो पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट में, हर चैप्टर का क्रीम ले लिए हैं, पढ़िएगा तो ये सब पहले बोलिएगा। एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तभी राष्ट्रपति ज्वाइंट मीटिंग की जरूरत होती है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है, रोक कर रख लेता है। विधेयक भी कई तरह का जो चर्चा करेंगे। एक सदन द्वारा विधेयक से प्रस्तावित संशोधन दूसरे स्वीकार न किए जाने पर, ये सब सही है। एक जो है संयुक्त अधिवेशन की एक चीज सीख लीजिए, सीख क्या लिए, 108 में चर्चा है, यहाँ पर नहीं है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को केवल आह्वान करना न करना बल्कि उसकी अध्यक्षता, यही गलत है। तो गलत क्या है, राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग का
बुलाते हैं, लेकिन ऐसे लिख देते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं, घरेलू भाषा में बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष। यही गलत है। क्या कहता, संयुक्त अधिवेशन का न केवल आह्वान करना बल्कि उसकी अध्यक्षता, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अध्यक्षता नहीं करते हैं। अध्यक्षता जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी अभी द्रौपदी मुर्मू जो कहते हैं जो है ये जो है ओम बिरला है, ऐसे समझ लीजिए। क्या लिखने क्या जरूरत है, इसे तो सब भारतीय राष्ट्रपति के वित्तीय फिनेंशियल पावर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता है? कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। अब धन विधेयक जो होता है मनी बिल आर्टिकल 110 में है, हो गया ये। और ये भी जान लीजिए धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही, और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। ये सब तो कौमा क्या है, यही सब क्वेश्चन रहता है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है, तो पुनर्विचार के लिए क्या करिएगा? कुछ नहीं कर, आप तो अनुमति दिए तभी तो पुनर्विचार के माइन्यूट चीज हो गया ना। इसे क्या सीख लिए कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। जब पुनर्विचार में कमी था तो आपका अनुमति क्यों दिए थे? समझने का चाहिए। धन विधेयक इसमें है। अब धन विधेयक कौन विधेयक धन होगा इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। भी क्या रखेंगे, राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। धन विधेयक का निर्धारण ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन बिल धन विधेयक होगा अन्य विधेयक होगा इसका नहीं होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखें। वार्षिक वित्तीय विवरण मीन्स क्या, बजट जिसको कहते हैं। अब बजट की चर्चा है आर्टिकल 112 में। तो बजट जो है कॉमन वर्ड है 112 कॉमन वर्ड है, जिसको एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कॉमनली नोन है या सो कॉल्ड बजट। समझ गए? जिसकी चर्चा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में है। ये लिखे सारा चीज एक साथ 5-10 क्वेश्चन हम कर दें। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबित यस करते ही हैं। और फिर जब लोकसभा का चुनाव होता है तब ये देखें ना, बिहार में सत्र शुरू से होने से पहले हमारे गवर्नर चाहे किसी राज्य के गवर्नर करते हैं। और ये भारत की आकस्मिक निधि, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ है। भारत की आकस्मिक निधि से किसी अप्रत्याशित में कंटीजेंसी फंड इसको कहता, लिखा हुआ कंटीजेंसी फंड। आर्टिकल 267 है, इसके तहत ही कर सकता है। ये गलत है। गलत क्यों है कि प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, तो ये लेजिस्लेटिव पावर है, फिनेंशियल पावर नहीं है। माइन्यूट चीज है कि वित्तीय ये अधिकार नहीं है, वित्तीय शक्तियां नहीं, ये विधायी शक्तियां हैं। प्रत्येक वर्ष संसद के जो सत्र चलेंगे वह संबोधित करते हैं, तो ये विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्ति है ये, न कि वित्तीय शक्ति है। वित्तीय शक्ति में जो था से तो पूछ रहा है जो गलत कौन है, तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है, सब सही है। एक साथ 10-10 क्वेश्चन का आपको आंसर मिला।
राष्ट्रपति के वेतन भत्ते सलिए ले हुए किस अनुसूची में? द्वितीय अनुसूची में 7 राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, लोकसभा अध्यक्ष है, सारे हैं इसी के अंतर्गत। अब प्रथम अनुसूची में राज्य एवं उसके क्षेत्र हैं, राज्य तथा उसके अधिकारिता या क्षेत्र जो बोलते हैं, स्टेट एंड टेरिटरी हो गया। द्वितीय तो यही हो गया। 7वीं में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिवीजन ऑफ पावर, माने संघीय व्यवस्था की बात करता है। ये पढ़ा चुके हैं किसी क्वेश्चन में, कनाडा से लिया गया है। इसी से 3 याद आ रहा होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, चर्चा कर चुके हैं हम लोग। ये जो है संविधान में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं, तो जिसमें मूल संविधान में ये भी चर्चा कर चुके हैं, मूल संविधान में 14 था, अभी वर्तमान में 22 है। 15वां जो हुआ था सिंधी, 21 सब एक जगह किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में। बस ये 10 और कुछ नहीं ना, और कुछ है और कहाँ कुछ? अच्छा ये देखिए आप लोग, अगर ये सब तो एक जैसे ही क्वेश्चन ये तो है, माने हर सब्जेक्ट में लगभग 10-10 क्वेश्चन का सेट है, लगभग 10 है, 10-11 है। हिस्ट्री में तो ज़्यादा है, इसलिए कि हिस्ट्री का बड़ा सिलेबस है। मॉडर्न में 5-7 है, मेराइवल में, एंशियंट में 20-25 है, वो तो चलते रहेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है। ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह 1000 प्लस है, उसका अगर ऐसे ही जैसे हम डिस्कस कराते हैं ऐसे ही तरीका से आपको मिलेगा। वो अगर जुड़ना चाहिएगा तो आप जुड़ सकते हैं। ये 1-2 दिन में ये सब शुरू होने वाला है। आप पॉलिटी अगर फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन का सब आपको 1-2 दिन में सब मिल जाएगा ऐप पर। तो ये सब है, सब देखिए 1-2 दिन में। वैसे ही कोई केवल 4 पढ़े हुए हैं तो पॉलिटी का 1000 क्वेश्चन अगर ऐसे डिस्कस करा देंगे तो 4000 होगा, 5000 हो जाएगा। तो उसके लिए मात्र अभी तो शुरुआत है, इसलिए बहुत कम फी नॉर्मल रखा गया। ऐसे ही जितना दिन तक चले, ऐसे हिस्ट्री का भी है, साइंस का है। किसी को ज्योग्राफी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़े, केवल हिस्ट्री पढ़ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका अलग अलग टुकड़ा। अगर पूरा जिन लोग को फाउंडेशन पढ़ना है तो जो है से बहुत कम फी रखा गया है। टोटल का है मात्र 2100 रुपया। वो आजकल में ऐप सब बन गया है, आपको सूचना मिलते रहेगा जो से उसमें। तब तक ये देखते रहिए जब तक चल रहा है।